हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम अध्याय 4 यानी कि परमाणु की संरचना का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हम बोर के परमाणविक मॉडल तक पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था एनसीईआरटी में जितना भी है यहाँ तक। ठीक है, मतलब जितने भी परमाणु मॉडल आपको पढ़ने हैं वो सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे, इस चैप्टर का बेसिक बता दिया था। फिलहाल लेक्चर नंबर 2 की हम बात करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में जो हमें पढ़ना है सबसे पहले वो है न्यूट्रॉन के बारे में। देखो, न्यूट्रॉन जो होता है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि अपरमाणु कण। अपरमाणु कण हम किन कणों को बोलते हैं? वो कण जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अपरमाणु कण। यानी न्यूट्रॉन भी, ठीक है ना, परमाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये नाभिक, ठीक है, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, 1932 में जे चैडविक ने, ठीक है ना, एक अपरमाणु कण खोजा यानी सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा। ठीक है, और ये जो एटॉमिक पार्टिकल इन्होंने खोजा था, ठीक है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये अनावेशित था। अनावेशित मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और द्रव्यमान में ये प्रोटॉन के बराबर था, मतलब लगभग बराबर था, एग्जैक्टली बराबर नहीं था, लगभग प्रोटॉन के बराबर था द्रव्यमान में। और इसी का नाम क्या पड़ गया? इसी का नाम पड़ा न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप बोलोगे इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता, ये अनावेशित होता है। इसका जो द्रव्यमान के बारे में पूछा जाए तो इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। किसने इसको खोजा था? अगर ऐसा आए तो आपको लिखना है कि 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है न्यूट्रॉन के बारे में कि हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे हाइड्रोजन के समस्थानिक, जिसमें आपको 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो हैं ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनकी परमाणु संख्या समान हो, यानी कि सेम एलिमेंट हो, और उनका मास यानी कि द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे इसका द्रव्यमान 1 है, इसका द्रव्यमान 2 है, इसका द्रव्यमान 3 है। अभी डिटेल में मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो। तो ये जो 1H1 वाला होता है ना, यानी कि जिसका द्रव्यमान 1 होता है, ऐसा हाइड्रोजन, इसमें आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, सिर्फ इसमें। ठीक है ना, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, लेकिन 1H1 यानी कि जो कॉमन हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, इसी को हम हाइड्रोजन के नाम से बेसिकली जानते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही पाया जाता है। इसमें इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन की ये दोनों रूप बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, अभी हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, वो सब मत सोचो अभी। फिलहाल इतना याद रखना कि 1H1 में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई किस तत्व के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपको लगना हाइड्रोजन। ठीक है ना, जब भी हम सिर्फ हाइड्रोजन बोल रहे हैं कॉमनली, तो हमारा उद्देश्य होता है 1H1 की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, हम इनकी बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, इनके अलग से नाम है, अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, और एक बात याद रखनी है कि हम न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो स्मॉल एन लिखा था। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद याद रखना कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होती है, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है उसमें कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, उनको जोड़ दो। ठीक है, यानी जैसे प्रोटॉन को अगर मैं P बोलूँ, न्यूट्रॉन को अगर मैं L बोलूँ, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो आपको द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? मतलब क्या कि अगर मान लो किसी तत्व के पास 8 प्रोटॉन है और 8 ही उसके पास न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 16। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। चलिए अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक अपना है वो क्या है कि विभिन्न कक्षाओं में, ठीक है ना, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। विभिन्न कक्षाओं में क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो, जब मैंने आपको बोर का मॉडल पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया था कि भाई बीच में नाभिक होता है। ठीक है ना, इनके मॉडल के हिसाब से बीच में कौन होता है? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इन कक्षाओं में, ठीक है ना, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, पहली कक्षा को बोला जाता है कक्षा के, दूसरी को एल, फिर तीसरी को एम, चौथी को एन। ठीक है, तो जो पहली कक्षा है ये के, ठीक है, फिर ये एल, ये एम, ये एन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि जो कक्षाएं हैं किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किस तरह से वितरित होंगे, तो ये हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गया? ये जो हेडिंग है इसका क्या मतलब है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। समझ में आया? तो देखो, इलेक्ट्रॉन किस तरह से अलग अलग कक्षाओं में
नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, इसके बारे में कुछ नियम बनाए। ठीक है, किसने बनाए? ठीक है, बोर और बरी। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट, ठीक है, नील्स बोर और बरी ने, ठीक है, कुछ नियम बनाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होंगे अलग अलग कक्षाओं में। ये जो नियम है इनको बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी पूछा भी जा सकता है आपसे पेपर में कि भैया बोर बरी स्कीम क्या है, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो देखो ये कुछ नियम है। जैसे पहला नियम क्या है? पहला नियम है किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है। ठीक है, जहां पर जो n है वो उस कक्षा की संख्या है कि पहली कक्षा होगी तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरी कक्षा होगी तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी कक्षा होगी तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये n की वैल्यूज हो जाएंगी कक्षा के हिसाब से। ये जो मैं कक्षा कक्षा बार बार बोल रहा हूँ इसको हम ऊर्जा का स्तर भी कहते हैं। ठीक है ना, ऊर्जा का स्तर भी कहते हैं। ये हो गया पहला स्तर, ये हो गया दूसरा स्तर, ये हो गया तीसरा स्तर। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे परमाणु का नाभिक बीच में होगा तो जो पहली कक्षा बनेगी, ठीक है ना, ये समझ लो पहला ऊर्जा का स्तर है। जो दूसरी कक्षा बनेगी ये दूसरा, जो तीसरी बनेगी वो तीसरा। ठीक है, इन कक्षाओं के नाम क्या है? के एल एम एन। जो ये पहली कक्षा है इसका नाम है के, जो दूसरी कक्षा है इसका नाम है एल, जो तीसरी कक्षा है उसका नाम है एम। ठीक है, तो अगर मैं आपको अलग से लिख के दिखाऊं तो पहली कक्षा जैसे के है, फिर है एल, फिर है एम, फिर है एन, ऐसे करते आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अगर आपको इस पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको क्या करना है? एन की जगह 1 रख देना है, एन की जगह 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा अगर आपको मेंटली कैलकुलेट करना है जल्दी से दिमाग में तो आपको याद रखना है जौन सी कक्षा में आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है ना, उसके नंबर का स्क्वायर करो और उसका डबल कर दो। जैसे अगर मैं पहली कक्षा में निकालना है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का डबल 2 हो गया। अगर मैं दूसरी कक्षा में निकालना चाहूँगा, मान लो इस कक्षा में निकालना चाहूँगा एल में, तो मैं क्या करूँगा? 2 का स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, उसका डबल कर दूंगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 8। मतलब बेसिकली दूसरी कक्षा के लिए यहाँ पे एन की जगह 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 4 का डबल कितना हो गया? 8। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अगर आप तीसरी कक्षा में निकालना चाहोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे और फिर उसका डबल कर दोगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे और उसका डबल कर दोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। तो तीसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। ऐसे अगर आप चौथी में निकालोगे 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल कर दोगे 32। याद रखना ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने आ सकते हैं, यानी कि या तो इतने होंगे या इससे कम रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते किसी कक्षा में। समझ में आ गई बात? तो ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 8 हो सकती है। ठीक है, सबसे बाहरी यानी कि जैसे जैसे मान लो तीसरी कक्षा में तो मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी कक्षा के बाद कोई चौथी कक्षा नहीं है तो तीसरी कक्षा ही आखिरी हो जाएगी, तो उस केस में तीसरी में भी 18 नहीं आएंगे, फिर वहाँ पे 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। मतलब अगर कोई कक्षा बाहरी हो जा रही सबसे बाहरी, तो उसका नियम ये है कि फिर उसमें 8 ही हो सकते हैं। जैसे चौथी कक्षा में देखो मैक्सिमम 32 आ सकते हैं, तो मान लो अगर सिर्फ चौथी कक्षा ही बन रही है तो अब चौथी में 32 नहीं आएंगे, तब चौथी में मैक्सिमम 8 ही होंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरे की अगर बात करूं तो आपको याद रखना है किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भरे होते। कहने का मतलब क्या है कि ये क्रमानुसार भरेंगी। पहले सबसे अंदर वाली कक्षा फिल होगी, जब पूरी ये भर जाएगी तब ये दूसरी वाली भरेगी, फिर ये तीसरी वाली भरेगी और फिर सबसे बाहर वाली भरेगी। तो इस क्रम में चलते हैं। ठीक है ना, एक क्रम में चलना है। अब देखो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये मैंने आपको तीसरे चैप्टर में समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपने तीसरा चैप्टर नहीं देखा ना भाई साहब, तो फिर इस चैप्टर को मत देखो, पहले आप तीसरा चैप्टर देखना। चैप्टर नंबर जो 3 था ना आपका, चैप्टर नंबर 3 है, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने तुरंत बता दी थी आपको, क्योंकि वहाँ फॉर्मूले पढ़ाने थे कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे और उसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, है ना। बिना इनके यार वहाँ पे समझा नहीं सकते फॉर्मूले, इसलिए मैंने ये टॉपिक उसमें ही कवर कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ देख लिया तो यहाँ स्किप भी कर सकते हो। खैर इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको सिंपल सा, ठीक है ना, एक करके दिखाता हूँ कि भाई ये होता कैसे है। ठीक है, चलिए देखो बात करते हैं हाइड्रोजन की। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, ठीक है, यानी कि अगर एलिमेंट पे, ठीक है ना, इफ एलिमेंट हैज़
ठीक है। इफ़ एलिमेंट हैज़ नो चार्ज, मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज नहीं है, अगर कोई आवेश नहीं है, तब याद रखना है आपको, ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही उसकी परमाणु संख्या होगी। ये तीनों चीज़ें बराबर रहती हैं, ये तीनों चीज़ें बराबर रहती हैं, परमाणु संख्या, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में बोल सकते हो कि अगर तत्व के ऊपर कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना, अगर तत्व के ऊपर कोई आवेश नहीं है तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होंगे। तो ये दोनों तो हमेशा ही बराबर रहते हैं, चाहे चार्ज हो चाहे ना हो। परमाणु संख्या और प्रोटॉन तो हमेशा ही बराबर रहते हैं, चाहे चार्ज हो चाहे ना हो। लेकिन इनके बराबर इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब कोई चार्ज ना हो। मतलब जैसे समझो, अगर हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे मैंने यहाँ प्लस या माइनस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस या माइनस ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पे, तब आप कहोगे कि भाई हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, एक। तो उस पर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, एक। प्रोटॉन भी कितना होगा, एक। हालांकि परमाणु संख्या और प्रोटॉन हमेशा बराबर रहेंगे। और इसीलिए आपको सबसे पहले याद करना है वो है कि भाई अलग अलग तत्वों के सिंबल क्या हैं और उनकी परमाणु संख्या क्या है। क्योंकि जब कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं लगा, तो परमाणु संख्या एक है, तो इस पे प्रोटॉन भी एक होगा और इस पे इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। जैसे हीलियम की परमाणु संख्या अगर दो है तो इस पे प्रोटॉन भी दो होंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे, ठीक है, अगर कोई चार्ज नहीं है तब, ठीक है ना। नहीं तो इलेक्ट्रॉन उसके बराबर नहीं होते, जब चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन मतलब बदल चुके हैं, ठीक है। अभी मैं बात करूँ जब कोई चार्ज ना हो, कोई आवेश ना हो। जैसे लिथियम की अगर परमाणु संख्या 3 है तो परमाणु संख्या भी 3 होगी, प्रोटॉन भी 3 होंगे इसके पास और इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे इसके पास। अगर बैरियम, ठीक है, सॉरी, बेरिलियम, बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 है तो मतलब परमाणु संख्या के साथ साथ इसके पास प्रोटॉन भी 4 होंगे और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे। ये सारी चीज़ें आपको 20 तक याद रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे 18 तक तो आपके पास दिया ही हुआ है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 1 2 3 से लेकर 18 तक। 19वां और 20वां मैं भी बता दूंगा, पहले ये करते हैं। चलो पहले हाइड्रोजन शुरू करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, एक। कोई चार्ज नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन भी होंगे इसके पास, एक, ठीक है। अब किस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं उसी को बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मतलब अलग अलग कक्षाओं में किस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ईसी। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है के कक्षा हो गई, एल कक्षा हो गई, एम कक्षा हो गई, एन कक्षा हो गई, इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन वितरित होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक बता दिया था कि भाई के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8, एम में 18, एन में 32, है ना, ये करवाया था ना मैंने आपको भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, 8, 18, 32, ठीक है। चलो अब देखो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है तो इस पर प्रोटॉन भी एक होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। अभी जो कक्षाओं में वितरित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो मतलब अगर इसकी परमाणु संख्या 1 है तो इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा अगर कोई चार्ज नहीं है तो, ठीक है। अब सोचो कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बस इस पर एक ही कक्षा बनेगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो अगर इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो हम सीधा बोल देंगे कि भाई हाइड्रोजन के लिए बस के कक्षा बनेगी और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बस यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी कोई संरचना पूछेगा कि भाई इसकी बिंदु संरचना बना दो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, ये जो डॉट स्ट्रक्चर है इसका, कि मतलब किस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिखरे होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ लिखना है एच, बीच में बनाना है नाभिक और एक ही कक्षा बनेगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अच्छा अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, तो हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 हो जाएगी अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है। हमें पता है पहली कक्षा में, देखो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बार बार पीछे ना पलटना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपकी पहचान के लिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32, इतना काफ़ी है अभी अपने लिए। तो क्योंकि पहली कक्षा में मैक्सिमम देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो रख सकते हैं, तो इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी एक ही कक्षा बनेगी, 2 कक्षा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सिर्फ के सेल बनी, के सेल में इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हीलियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो बस इतना लिखेंगे कि इसके पास शुरुआत में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम की परमाणु संख्या क्योंकि 3 होती है तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इस पर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहली कक्षा में 2 ही रख पाएगा, क्योंकि नियम है कि पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। बीच वाला नाभिक का याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर
दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एक अलग से फिर कक्षा बनानी पड़ेगी इसके बाहर जिसमें तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे रख देगा और एक यहाँ पे। तो अगर लिथियम की बात करूँ मैं, तो लिथियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,1, यानी कि पहली कक्षा में 2 हैं और दूसरी कक्षा में 1 है, ठीक है ना। तो लिथियम के लिए यहाँ ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,1, ठीक है। देखो अब अगर बात करूँ मैं ऐसे ही बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, परमाणु संख्या 4 होती है, तो इस पर 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर कोई चार्ज नहीं है तो। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो सोचो, 4 में से 2 ही रख सकता है पहली कक्षा में, क्योंकि पहली कक्षा की लिमिट है 2। फिर बाकी के जो 2 बच गए, क्योंकि 2 और 2 4 होंगे, तो इसके लिए दूसरी कक्षा बनेगी, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,2, मतलब के सेल में 2 है, उसके बाद एल सेल आती है, एल में 2 है, ऐसे ही, ठीक है ना। बोरॉन की एटॉमिक संख्या 5 है, तो पहले सेल में 2 रखेगा, फिर 2 के बाद कितने बच जाएंगे, 3, तो यानी कि 3 जो रखेगा ये दूसरी कक्षा में रखेगा। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन रख देगा, 2 और 4 6 होते हैं, तो बाकी के जो 4 बच गए ये दूसरी कक्षा में रख देगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 यहाँ रखेगा, बाकी के 5 बाहर वाली में, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, अगर आप भूल जाओ तो ऐसे रखना, ऑक्सीजन का सिंबल O है, एक और O नीचे बनाओ, 8 जैसा बन जाता है ना। तो मतलब इसका एटॉमिक नंबर याद करना आसान है, 8। क्लियर होगी बात। तो 8 है, तो पहले यहाँ पर 2 रखेगा और बाकी 6 बाहर, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। ऐसे इसका कितना था, 2,5। कार्बन का कितना था, 2,4, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो यानी कि पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, बाकी 7 बाहर, तो 2 और 7 9 हो जाएंगे, ठीक है। नियोन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2,8 10 हो जाएंगे। समझ आ रही बात। अब देखो, ये दूसरी कक्षा, इसकी लिमिट थी 8, दूसरी कक्षा की जो लिमिट है वो कितनी है कि 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते दूसरी में, तो मतलब ये यहीं पे, ठीक है, जो दूसरी कक्षा थी पूरी फिल हो गई। अब अगर सोडियम की बात करेंगे और इस पर 11 है, तो ये पहले तो 2 रख देगा, दूसरे में मैक्सिमम 8 ही रख सकता है, 2 8 10, इसको तीसरी कक्षा बनानी पड़ेगी क्योंकि 11 है इसके पास, तो 2 8 10 1 11, इसीलिए यहाँ पे आपको 3 कक्षाएं नजर आ रही होंगी, पहले 2 कक्षाएं, फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 8 10 और 2 12, इसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस तरह के लिखने को, ठीक है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2 8 10 3 13। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, तो 2 8 10 4 14। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 2 8 10 5 15। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 10 6 16। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 10 7 17, ठीक है। आर्गन का 18 होता है, तो 2 8 10 8 18। क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ तक तो याद ही रखना है आपको, आपको 2 और तत्वों के बारे में याद रखना है सर, ठीक है। आपको 2 और तत्वों के बारे में याद रखना है, वो है पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है। याद रखना, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। तो अगर, ठीक है, याद रखना ये पोटेशियम है, के फॉर के सेल मत समझ लेना, पोटेशियम का सिंबल ही के होता है, ठीक है, पोटेशियम है ये, मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। देखो, अब अगर पोटेशियम को का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जाओगे, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 10, ठीक है। पहली कक्षा पूरी फील्ड हो गई क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर 8 पूरी फील्ड हो गई, और फिर 10 और 9 और बच गए इस पर, 2 8 10 और 9 19, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने यहाँ पे 19 की के लिए यहाँ पे 9 रख दिया, ये गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक नियम मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर कोष सबसे बाहरी है तब उसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पे भले ही तीसरे में 18 आ सकते थे, तीसरे कक्ष में, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तो ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में भले ही 18 रखने की जगह है, लेकिन अगर तीसरा ही कोष आखिरी कोष बन जाए, मतलब इसके बाद कोई और कक्षा नहीं बन रही है, तो फिर इस आखिरी कक्षा में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको लिखना है 2 8 10, 9 की जगह इसमें सिर्फ 8 रखो, जो एक एक्स्ट्रा है वो अगली कक्षा में चला जाएगा, ये नियम है। इसीलिए पोटेशियम को मैंने लिखवाया, क्योंकि इससे में बच्चों की गलती हो जाती है, अगर उन्होंने सही से ना ध्यान दिया हो तो 2 8 9 लिख देते हैं वो लोग,
ठीक है। इसी तरह से एक और याद रखो कैल्शियम, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, Ca। ठीक है, ये क्या चीज़ है, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है यानी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 20। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा जाए या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखोगे, 2 8 10 हो गया। अब 20 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 2 8 10 खर्च हो गए, 10 बचे। तो यहाँ पे अगर आप 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आखिरी कक्षा में 8 से ज़्यादा आ गए, तो आप ये 10 नहीं लिख सकते हो ना, आप ये 10 नहीं लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे यार अच्छा इस 10 में से सिर्फ 8 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, बाकी के जो 2 बच गए वो अगली कक्षा में। याद रखना ये जो मैं कोमा लगा के लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो पहले लिख रहा हूँ वो के सेल में है, जो बाद में लिख रहा हूँ वो एल सेल में है, तीसरे नंबर वाला एम सेल में है, ये वाला एन सेल में है, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ये चीज़ अच्छे से याद रखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना सर लिखना, आप आराम से संयोजकता निकाल सकते हो, आप आराम से फॉर्मूले बना सकते हो जो तीसरे चैप्टर में था। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको यही याद नहीं होगा कि भाई किसका एटॉमिक नंबर 12 था, किसका 13 था, किसका 14 था, किसका 15 था, फिर कैसे ही लिख पाओगे, तो पहले ये याद कर लेना। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं संयोजकता के बारे में। ठीक है, संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी। ठीक है, तो ये संयुक्ता या वैलेंसी का मतलब होता है कि एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की जो क्षमता है, संयोग करने की जो क्षमता है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो किसी तत्व की संयोजकता जो कि होती है वो उसकी संयोजन शक्ति होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब जो रिएक्शन करेगा तो कितने और तत्वों के साथ संयोग कर सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, तो संयोजकता हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, संयोजकता निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, ये मैंने आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो रिवीजन भी हो जाएगा। कि अगर बाह्यतम कक्ष, बाह्यतम समझते हो ना, सबसे बाहरी वाले कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो x है, ठीक है, कितनी है, x है, तो अगर x 4 से छोटा या बराबर है यानी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक हैं, 1 2 3, ठीक है, या 4, ठीक है, 1 2 3 या 4 हैं, तो जो संयुक्ता हो जाएगी वो सीधा सीधा प्लस एक्स, यानी कि सेम वही हो जाएगी। यानी कि अगर बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता +1, बाहरी कक्ष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता +2, बाहरी कक्ष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो संयुक्ता +3, और बाहरी कक्ष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4। यानी कि अगर बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ और एक्स की संख्या 1 से लेकर 4 तक है ना। अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है समझने में तो यहाँ समझ लो कि 1 से लेकर अगर 4 तक है तो संयुक्ता सीधा सीधा वही हो जाएगी, जिसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है उसका +1, जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है उसका +2, इस तरह से बाहरी मतलब सबसे बाहरी। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा है, यदि x इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पे x आएगा, यानी कि x 5 6 7 8 है, तब संयुक्ता डायरेक्ट वो नहीं लिखोगे, जैसे 5 है तो डायरेक्ट +5 या -5 नहीं लिखोगे। तब आप क्या करोगे, पहले 8 में से वो घटाओगे। जैसे अगर किसी के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 8 में से 5 घटाओगे, तो 8 में से 5 गया 3 आएगा, फिर उस 3 के आगे एक माइनस अलग से लगाना, यानी -3 हो जाएगी। किसी के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 घटाओगे, 8 में से 6 गया 2, फिर माइनस लगाओगे -2। किसी के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 7 गया 1, एक माइनस और लगाना है। किसी के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 में से 8 गया 0, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता तो 0 लिखना बस। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से संयुक्ता निकालनी है। अब जैसे आपसे किसी की भी संयुक्ता पूछ लें, ठीक है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबका एक बार दिखा दूं आपको कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कि जिसमें देखो एक ही कक्षा बन रही है तो यही सबसे बाहरी हो गया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो बाहरी मतलब सबसे बाद में जो ये सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बाद में भर रहा है। जैसे इसका होगा 2,3, तो सबसे बाहरी कक्ष में है ना। यहाँ देखो सबसे बाहरी कक्ष में 1 2 3 4 है ना, तो सबसे बाहरी कक्ष में, सबसे बाहरी कक्ष में यहाँ 5 है ना, तो ये हो गया। यानी सबसे बाद वाला जो आपने भरा है उस इलेक्ट्रॉन को देखना है, उसको समझो, उसकी वैल्यू x हो गई। ठीक है, ये सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आपको देखना है वैलेंसी निकालने के लिए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। जैसे इस केस में सबसे बाहरी ये हो जाएगा और इस केस में सबसे बाहरी ये हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको संयोजकता निकालनी है तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर वो 1 2 3 4 है तो सीधा प्लस उतना लिख दो, अगर वो 5 6 7 8 है तो 8 में से घटाओ और माइनस लगा दो। जैसे हाइड्रोजन के केस में देखें तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा सीधा इसकी संयुक्ता +1 हो जाएगी, ठीक है ना। इस केस में देखें कैल्शियम है तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा सीधा +2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हाँ, हीलियम को छोड़ के, ये जो नियम लगता है हीलियम को छोड़ के,
हीलियम जब एक ही कक्षा बन रही है तो दो वाले में संयोजकता 0 होती है, याद रखना। मतलब क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि एक्सेप्ट हीलियम, यानी हीलियम एक अपवाद है इस नियम का, हीलियम में ये नियम नहीं लगाना है। हीलियम की जो संयोजकता होती है, ठीक है, वो याद रखनी है आपको, वो 0 होती है। कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि जब एक ही कक्षा बनेगी तो एक कक्षा में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो दो पे ही वो पूरी फिल हो जाती है, यानी कि वो किसी और से नहीं जुड़ेगी। क्लियर हो गया? तो हीलियम का केस में याद रखना, हीलियम की संख्या 0 होती है। बाकी सब में आप ये नियम लगा सकते हो जो मैंने लिखवाया। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया सिलिकॉन की संख्या बता दो, तो सिलिकॉन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो +4। आपसे कोई पूछ ले मान लो सल्फर की बता दो, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या, 8 में से घटा दो 6, 2 बचता है, नहीं -2। ठीक है, आप कर लोगे। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ ले, ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ ले किसी ने मैग्नीशियम की संख्या बताओ, तो आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 12। तो 12 है तो पहले में 2, दूसरे में 8 और 2 12, 2 8 10 और 2 12। तो आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, आखिरी कक्ष में देखना है। मैंने क्या कहा, जब 1 2 3 4 है सीधा वही लिख दो, तो इसकी संयुक्ता हो जाएगी +2। अगर आपसे किसी ने एल्युमिनियम की संख्या पूछ ली, तो बस आपको परमाणु संख्या याद होनी चाहिए 13। तो 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यानी 2 8 10 3 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3। अगर आपसे किसी ने पूछ ले जैसे ऑक्सीजन की बता दो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है, तो यानी कि 2,6 8 होगा। अब लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 8 में से घटाओगे, 8 में से पहले 6 घटाओगे फिर माइनस लगाओगे, 8 में 6 गया 2 यानी -2 हो जाएगी। ठीक है, आपसे किसी ने पूछ लिया क्लोरीन की संयुक्ता बता दो, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7 17, लास्ट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से घटाओ, 8 में 7 गया 1, माइनस लगा दो। मतलब आप किसी की भी संयुक्ता इस तरह से निकाल सकते हो। याद रखना, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी संयुक्ताएं अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे फॉस्फोरस के केस में पढ़ोगे, ठीक है ना, फॉस्फोरस के केस में पढ़ोगे, फॉस्फोरस यानी 15 है इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो 2 8 10 5 15। ठीक है, तो इसकी संयुक्ता जो होगी वो 5 है, तो 8 से 5 गया 3, -3 भी होती है, कभी कभी 5 भी हो जाती है। मतलब कुछ अपवाद भी है, देखो केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन मिलेगी। ठीक है, मैंने जो आपको रूल बताया ये नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना, आप आराम से संख्या निकाल सकते हो, लेकिन लेकिन यहाँ पर, ठीक है ना, अपवाद आपको, ठीक है ना, मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या जो होती है वो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उस एलिमेंट के पास। ठीक है, तो इसको किससे दिखाया जाता है? इसको जेड से दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस तत्व में जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे उसके नाभिक के अंदर, उसकी परमाणु संख्या उतनी ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अच्छा, एक होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी, कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ दो न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, देखो, और द्रव्यमान संख्या को किससे दिखाया जाता है? जो द्रव्यमान संख्या, इसको ए से दिखाया जाता है। ठीक है, ए के द्वारा दर्शाया जाता है इसको। ठीक, क्लियर होगी बात? यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है इसको अगर मैं ए बोल रहा हूँ, तो प्रोटॉनों की संख्या को अगर मैं पी बोल रहा हूँ और न्यूट्रॉनों की संख्या को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ए बराबर होता है P+n। ठीक है ना, और परमाणु संख्या किससे दिखाया जाता है? जेड से। क्लियर हो गया? तो आप इसको Z+n भी लिख सकते हो, क्योंकि जेड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही है। ठीक है, परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पे होता है? नाभिक में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। ठीक है, तो किसी तत्व के प्रतीक को परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के साथ अगर दर्शाना है तो उसके लिए आपको देखो इस नियम का पालन करना पड़ेगा कि भाई तत्व का प्रतीक जो है वो लिख दो। ठीक है, इसके नीचे आप जो लिखोगे वो परमाणु संख्या होगी और जो इसके ऊपर लिखोगे वो द्रव्यमान संख्या होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, समझ लो नाइट्रोजन की। ठीक है, मैं किसकी बात करूँ? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 7 होती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे बोल सकते हो कि तत्व जो भी होगा, ठीक है, तत्व का प्रतीक, ठीक है, यहाँ पे तत्व का प्रतीक मान लो अगर x है, तो यहाँ पर नीचे जो आएगा वो उसका क्या है? परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को हम किससे दिखा रहे हैं? जेड से। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान को हम किससे दिखा रहे हैं? ए से, है ना, ऐसे याद कर लेना, A to Z, ऊपर शुरू करो A to Z। ठीक है ना, इस तरह से ऊपर ए नीचे जेड। क्लियर हो गई बात? है ना, किताब में जब आप लिखते हो ABCD तो पहले ए से लिखना चालू करते हो ABCD, फिर जेड नीचे तो आता है कहीं, तो ऐसे याद कर लो, ए ऊपर आएगा जेड नीचे आएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, A4 द्रव्यमान संख्या, Z4 परमाणु संख्या, मतलब जेड किसके लिए यहाँ पे?
ठीक है, लगाया जा रहा है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है ना, नीचे 8 लिखा हुआ है, ऊपर 16 लिखा हुआ है, तो इसकी परमाणु संख्या बताओ, तो मतलब जो नीचे लिखा हुआ परमाणु संख्या, इसका द्रव्यमान बताओ, ये रहा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ठीक है, देखो अगर आपको इतना पता है, ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, तो इसमें अगर आपको द्रव्यमान संख्या पता लग गई, प्रोटॉन पता लग गए, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, न्यूट्रॉन असलियत में यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होगा, पी माइनस में चला जाएगा। तो याद रखना जो न्यूट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं द्रव्यमान में से घटा दो प्रोटॉन। तो मतलब क्या कि अगर ऊपर में से नीचे वाला घटा दूँ तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है, तो 16 में से 8 गया, यानी कि इस केस में ए 16 है, ठीक है, जेड 8 है, तो 16 में से 8 गया 8। ठीक है, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया, ठीक है, याद रखना सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है। तो अगर आपको द्रव्यमान पता है, प्रोटॉन पता है, तो न्यूट्रॉन पता लग जाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये सिंपल याद रखो कि द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या, ठीक है, या फिर प्रोटॉन संख्या मान लो प्लस में न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन का फॉर्मूला निकालना है तो ए माइनस पी। वैसे तो एक ही फॉर्मूला याद रखो तब भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सिंपल सिंबलिक फॉर्म में दे दिया जाए तो अगर इस ऊपर वाले में से ये नीचे वाला माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन बचते हैं, ऐसे भी याद रख लो यार। ठीक है ना, जैसे आपसे पूछ लिया, फिर से बोल रहा हूँ, आपसे पूछ लिया कि भाई यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन है, तो 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 गया 2, इसके पास 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे कोई एलिमेंट एक्स है और यहाँ पे 1 2 दे दिया, इस पर कितने न्यूट्रॉन है, तो 2 में से 1 घटा दो, इस पर 1 न्यूट्रॉन है। अगर आपसे यहाँ पे जैसे 1H1 वाला केस है ना दे दिया, तो इस पर कितने न्यूट्रॉन है, तो 1 में से 1 घटाओ 0, यानी इस पर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। आगे बात समझ में, तो न्यूट्रॉन निकाल लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं समस्थानिक और समभारिक की। समस्थानिक को बोलता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान, मतलब जिनकी यहाँ पे लिखना था परमाणु संख्या, ठीक है, जिनकी परमाणु संख्या, परमाणु, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अब द्रव्यमान संख्या क्यों अलग होगी, क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, क्योंकि यार जो द्रव्यमान संख्या आ रही है ए, वो किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बन रही है। तो अगर दो एलिमेंट है जिनके प्रोटॉन सेम है, ठीक है, और ये अलग है, तो न्यूट्रॉन अलग होना पड़ेगा ना, न्यूट्रॉन अलग होगा तभी तो इसको जोड़ के लगा आएगा। तो याद रखना कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो या फिर उन पे न्यूट्रॉन अलग अलग हो तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि समस्थानिकों में क्या अलग होता है, तो आपको याद रखना है न्यूट्रॉन अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग होती है और न्यूट्रॉन अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको कि जो समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में अंतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि जो रासायनिक गुण होंगे वो इनके इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनेंगे। ठीक है, तो याद रखना जो हाइड्रोजन होता है उसके 1 2 3 ये समस्थानिक पाए जाते हैं। एक 1H1 वाला जिसे हम बोलते हैं प्रोटियम, एक 1H2 वाला जिसे बोलते हैं ड्यूट्रियम, एक 1H3 वाला जिसे बोलते हैं ट्राइटियम। ड्यूट्रियम को डी से भी दिखाया जाता है, ट्राइटियम को टी से भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या कहा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओ आपको न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए, जस्ट इमेजिन कि भाई 1H2 है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितने प्रोटॉन है, इस पर कितने न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये सिंबल अगर आपको दे दिया गया तो ये सबका जवाब दे पाओगे। कैसे, मैंने क्या कहा, कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है ना, जैसे कोई भी एलिमेंट है तो ऊपर ए नीचे जेड, ए टू जेड, ठीक है, यानी ऊपर उसका क्या होगा, ये जो ऊपर उसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान यानी कि ए की वैल्यू हो गई 2, तो जो इसका द्रव्यमान है वो 2 है। ठीक है, और नीचे क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, तो इस पर भी तो कोई प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ, तो मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक ही हैं, प्रोटॉन भी कितने हैं, एक ही हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो, यानी द्रव्यमान संख्या में से नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है या प्रोटॉन, एक ही बात हुई, ठीक है, वो घटा दो, तो 2 में से 1 घटा है 1, यानी इस पर न्यूट्रॉन भी कितना है, 1। समझ में आ गई बात। ठीक, इसी तरह से अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के 2 समस्थानिक है, देखो C612 C614। तो दोनों का देखोगे क्या खास बात है कि परमाणु संख्या तो समान है 6 6, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है,
यहाँ पे देखो परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1, तो परमाणु संख्याएं तो समान है, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, द्रव्यमान अलग अलग है। द्रव्यमान अलग अलग क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग आए होंगे, तो प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जोड़ के अलग अलग नंबर बन रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो परमाणु संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक है। तो समस्थानिक समझ में आ गया कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, यहाँ पे परमाणु मिट गया, ठीक है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखना परमाणु संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान क्यों भिन्न हो रहे हैं? क्योंकि इनके न्यूट्रॉन भिन्न है। ठीक है, जैसे इसमें पूछ लें आपको Cl यहाँ पे 17 है, ठीक है, और यहाँ पे 35 है। इसमें पूछ ले न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन के लिए इसमें से ये माइनस कर दोगे। इसमें पूछ ले द्रव्यमान कितने हैं, ये रहा द्रव्यमान। इसमें पूछ ले इसका प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होता है, ये रहा प्रोटॉन। इसमें पूछ ले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इतने ही होंगे। अच्छा, अगर चार्ज होगा तब क्या होंगे? जैसे अगर मैं Cl माइनस लिख दूँ तब क्या होगा? तब इसकी एटॉमिक संख्या कितनी है? 17, और 1 प्लस कर दोगे, यानी कि अगर 1 माइनस आएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर किसी पे 1 प्लस आ गया जैसे Na प्लस, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें पूछ लिया जाए तो अगर चार्ज प्लस का आएगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जितने माइनस उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ऐसे याद रखना। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के केस में। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीधा सीधा प्रोटॉनों के बराबर होती है। लेकिन अगर चार्ज है तो उल्टा होगा, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उतने कम हो गए होंगे और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उतने बढ़ गए होंगे। ठीक, चलिए समस्थानिक समझ में आ गया। अब आपको याद रखना है समस्थानिकों के कुछ अनुप्रयोग। तो पहला क्या है, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार करने में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंगा रोग का इलाज करने के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो है संभारिक यानी आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? संभारिक या आइसोबार वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या अलग अलग मतलब ये अलग अलग तत्व के एलिमेंट होंगे। जैसे कि ठीक है ना, सबसे फेमस एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इनकी द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है संभारिक वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन इनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।